हिंदी का पाठ 10 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ 10 का नाम है गुड मॉर्निंग या जय श्री कृष्ण। इसके लेखक हैं भोला भाई पटेल, जिनका जन्म सन 1934 ईस्वी में हुआ था और निधन यानी मृत्यु सन 2012 में हुआ। इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। बहुभाषाविद का मतलब होता है बहुत से भाषा जानने वाले, उसके ज्ञान रखने वाले व्यक्ति। गुजराती निबंधकार, विवेचक, अनुवादक, प्रवास लेखक एवं विश्व साहित्य के गहन यानी गहरे अध्येता तथा हिंदी के अध्यापक भोला भाई का जन्म गुजरात के सोजा जिला गांधीनगर गांव में हुआ था। एसएससी परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करके माणसा में शिक्षक बने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण करने के पश्चात अहमदाबाद में हाई स्कूल में अध्यापन किया। अध्यापन का मतलब होता है पढ़ाने का कार्य करना। एमए हिंदी संस्कृत की परीक्षा गुजरात यानी यूनिवर्सिटी से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। पहले एसवी आर्ट्स कॉलेज अहमदाबाद में और बाद में भाषा साहित्य भवन गुजरात यूनिवर्सिटी में हिंदी के अध्यापक बने। उन्होंने अंग्रेजी भाषा विज्ञान से भी एमए किया। हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त का मतलब होता है अपने कार्य से मुक्त होना। इनके बारे में बता रहे हैं कि इनका जन्म 1934 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 2012 में। ये बहुत से भाषाओं का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने गुजराती में निबंध लिखा। ये विवेचक, अनुवादक थे और प्रवास लेखक एवं विश्व साहित्य के बहुत बड़े गहरे अध्येता यानी जानकार थे। अध्ययन किए थे उसके बारे में तथा हिंदी के अध्यापक थे। भोला भाई का जन्म गुजरात के सोजा जिला गांधीनगर गांव में हुआ था। एसएससी की परीक्षा इन्होंने पहले स्थान पर पास करके उन्होंने गुजरात में माणसा में शिक्षक बने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए पास किया। उसके बाद अहमदाबाद में हाई स्कूल में इन्होंने पढ़ाने का कार्य किया। एमए हिंदी संस्कृत की परीक्षा इन्होंने गुजरात की यूनिवर्सिटी से पहले स्थान पर पास की। पहले एसवी आर्ट्स कॉलेज अहमदाबाद में और बाद में भाषा साहित्य भवन गुजरात यूनिवर्सिटी में हिंदी के ये अध्यापक बने। इन्होंने अंग्रेजी भाषा विज्ञान से भी एमए किया। हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर के पद पर इन्होंने कार्य किया। उसके बाद उन्होंने उस कार्य से मुक्त हो गए। आगे हम लोग पढ़ते हैं। विदिशा, पूर्वोत्तर, कांचनजंगा, देवोनी घाटी, देवात्मा, हिमालय उनके पुरस्कृत गुजराती निबंध संकलन एवं प्रवास वर्णन ग्रंथ है। विदिशा और देवों की घाटी हिंदी में अनुदित है, मतलब अंकित है। इनके बारे में बता रहे हैं कि इन्होंने विदिशा, पूर्वोत्तर, कांचनजंगा, देवोनी घाटी, देवात्मा, हिमालय उनके मतलब इसके लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया। ये गुजराती में लिखा गया निबंध है, प्रवास वर्णन ग्रंथ है। विदिशा और देवों की घाटी इन्होंने हिंदी में लिखा है, हिंदी में अंकित है। आगे पढ़ते हैं। अज्ञेय है एक अध्ययन, भारतीय उपन्यास परंपरा और ग्राम केंद्रीय उपन्यास उनके प्रसिद्ध हिंदी समीक्षा ग्रंथ हैं। गुजराती में अनेक मूल्यवान यानी कीमती समीक्षा ग्रंथ हैं। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बंगला, असमिया, उड़िया आदि भाषाओं में उत्तम यानी बहुत ही अच्छा अनुवाद किया है। साहित्य अकादमी के मानद फेलो रहे। भोला भाई को हिंदी गुजराती लेखन अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्रीय हिंदी निदेशालय तथा गुजरात की गुजराती हिंदी अकादमियों, गुजराती साहित्य परिषद द्वारा विभिन्न यानी अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया गया यानी सम्मानित किया गया।
भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया। इनके बारे में बता रहे हैं कि अज्ञेय एक अध्ययन, भारतीय उपन्यास परंपरा और ग्राम केंद्रीय उपन्यास इनके प्रसिद्ध हिंदी समीक्षा ग्रंथ थे। गुजराती में इन्होंने अनेक मूल्यवान समीक्षा ग्रंथ लिखा। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बंगला, असमिया, उड़िया आदि भाषाओं में बहुत ही अच्छा अनुवाद किया है। साहित्य अकादमी के मानद फेलो रहे। भोला भाई को हिंदी, गुजराती लेखन अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्रीय हिंदी निदेशालय तथा गुजरात की गुजराती हिंदी अकादमियों, गुजराती साहित्य परिषद द्वारा इन्हें अलग अलग पदों से सम्मानित किया गया। भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया, अलंकृत किया। आगे पढ़ते हैं। इस निबंध में लेखक ने सांस्कृतिक विविधता यानी विषमता को पृथ्वी की विशिष्टता यानी खासियत बताते हुए आशंका यानी दुविधा व्यक्त यानी प्रकट की है कि समूह माध्यमों द्वारा हो रहे पाश्चात्य यानी पश्चिमी संस्कृति के आक्रमण यानी हमला से कहीं ये संस्कृतियां विलुप्त यानी गायब न हो जाएं। निबंध का भारतीय पाठक भी इस चिंता में अपने आप को शामिल पाता है तथा अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण यानी सुरक्षा के प्रति जागरूक यानी सचेत होता है। इसमें करें कि इस निबंध में लेखक ने सांस्कृतिक विविधता यानी अलग अलग जो लोगों की संस्कृति है वो पृथ्वी की विशेषता को बताते हुए उन्होंने ये शंका व्यक्त किया है कि समूह यानी सभी के साथ एक साथ मिलकर माध्यमों यानी जरिया के द्वारा हो रहे पाश्चात्य संस्कृति यानी विदेशी संस्कृति के हमला से आक्रमण से कहीं ये हमारी जो संस्कृतियां हैं, भारत की संस्कृतियां हैं, कहीं गायब न हो जाए। निबंध का भारतीय पाठक भी इस चिंता में अपने आप को शामिल यानी उपस्थित पाता है, मौजूद पाता है तथा अपनी सांस्कृतिक विरासत के सुरक्षा के लिए उसके प्रति सचेत होता है। यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं लेखक कि जो पश्चिमी लोग खान पान, वेशभूषा, गीत संगीत, बातचीत को अपनाते जा रहे हैं, तो ऐसा न हो कि हमारी जो पहचान है, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो भाषा है, खान पान है, गीत संगीत है, कहीं गायब न हो जाए। और उसमें सब लोग एक साथ मिलकर इसको अपना रहे हैं, तो इस बात से लेखक जो है चिंतित हैं। उसी के ऊपर इन्होंने ये पाठ लिखा है। चलिए आगे हम लोग पाठ को पढ़ते हैं और इसके विषय में जानते हैं। सभ्यता और संस्कृति, सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंग्लिश में बोलते हैं। संज्ञाओं में किसी एक को छोड़कर दूसरे की व्याख्या यानी समीक्षा करना संभव यानी आसान नहीं है। कभी कभी तो सभ्यता और संस्कृति पर्याय के रूप में भी प्रयोग होते हैं। फिलहाल इस क्षण यानी इस पल में तो मैं इन दोनों संज्ञाओं की परिभाषा और दोनों में अंतर की मीमांसा यानी व्याख्या करने की गंभीर जिम्मेदारी से मुक्त यानी आज़ाद रहना चाहता हूँ। सभ्यता कहें या संस्कृति, एक देश या एक प्रजा की निजी यानी अपनी खुद की पहचान, उसके द्वारा विकसित की गई संस्कृति यानी कि उसकी अपनी एक विशिष्ट यानी खास जीवन पद्धति यानी जीवन जीने का तरीका, जीवन दर्शन द्वारा हो सकती है। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि सभ्यता और संस्कृति का मतलब होता है इंग्लिश में सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो कह रहे हैं कि संज्ञाओं में किसी एक को छोड़कर दूसरे की व्याख्या करना, समीक्षा करना बहुत आसान नहीं है, ये संभव नहीं है। कभी कभी तो सभ्यता और संस्कृति पर्याय यानी पर्यायवाची के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कह रहे हैं कि फिलहाल इस समय यानी इस पल तो मैं इन दोनों संज्ञाओं की परिभाषा और दोनों में अंतर की व्याख्या करने की गंभीर बहुत ही गहरी जिम्मेदारी से आज़ाद रहना चाहता हूँ। और कह रहे हैं कि सभ्यता कहें या संस्कृति, एक देश या एक प्रजा की निजी यानी अपनी खुद की पहचान, उसके द्वारा विकसित की गई, बढ़ाई गई संस्कृति
यानी कि उसकी अपनी एक विशेष पहचान है। जीवन जीने का जो तरीका है, उसके जीवन जीने के तरीके को देखकर ही पहचाना जा सकता है। आगे पढ़ते हैं। इस तरह भारतीय संस्कृति या चीनी संस्कृति अथवा जापानी संस्कृति ऐसा कहते हैं, तब उस प्रजा या देश की कपिता यानी कुछ लाक्षणिकताओं यानी विशेषताओं के एक चित्र हमारे मन में उभरता है। पूर्व की इन संस्कृतियों के विरोध में जब हम पाश्चात्य संस्कृति कहते हैं, तब भी एक भिन्न यानी अलग तरह की जीवन पद्धति यानी जीवन जीने के तरीके का बोध यानी ज्ञान अभिप्रेत होता है यानी इच्छित होता है, मालूम पड़ता है। परंतु ऐसा नहीं है कि ये सभी अलग अलग संस्कृतियां परस्पर यानी लगातार अस्पृश्य यानी जिसका स्पर्श संभव न हो रहकर खिली हो, यानी जो एक दूसरे से बिना छुए देखे एक दूसरे संपर्क में आए बिना रही हो, परंतु अपितु परस्पर संपर्क यानी जुड़ाव, संघर्ष यानी लड़ाई, समन्वय यानी तालमेल से बनती और बदलती रहती है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि इस तरह भारतीय संस्कृति या चीनी संस्कृति अथवा जापानी संस्कृति ऐसा कहते हैं, तब उस प्रजा या देश की कुछ विशेषताओं का एक चित्र हमारे मन में उभरता है यानी आता है। जब हम उस देश के बारे में बात करते हैं, चाहे वो चीन का हो या जापान का हो या भारत का हो, किसी भी देश की संस्कृति की बात हम जब करते हैं तो उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में वो चित्र हमारे मन में आता है। पूर्व की इन संस्कृतियों के विरोध में जब हम पाश्चात्य यानी पश्चिमी संस्कृति कहते हैं, तब एक भिन्न यानी अलग तरह की जीवन जीने का तरीके का ज्ञान हमें मालूम होता है। परंतु ऐसा नहीं है कि ये सभी अलग अलग संस्कृतियां परस्पर अस्पृश्य रहकर यानी लगातार एक दूसरे से अलग रहकर खिली हो या सामने आई हो, अपितु परस्पर यानी लगातार जुड़ाव, लड़ाई, तालमेल से बनती बदलती रहती है। सबके आपस में संस्कृति, कल्चर, एक दूसरे को सब जानते हैं और अपनाते भी हैं। आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी के ग्लोब पर दृष्टि डालें तो देखते हैं कि वह महाद्वीपों और राजनीतिक इकाई स्वरूप अनेक देशों में विभाजित है। इन सभी असंख्य इकाइयों की अपनी अलग संस्कृति है, भाषा है, साहित्य है, धर्म है। ऐसी विविधता पृथ्वी की विशिष्टता है। करें अगर पृथ्वी के ग्लोब पर हम नज़र डालें यानी देखें तो ऐसा लगता है कि वह महाद्वीपों और राजनीतिक इकाई स्वरूप है, आकार है, जो अनेक देशों में विभाजित है, बटा हुआ है। इन सभी असंख्य इकाइयों की अपनी अपनी अलग संस्कृति है, अपनी भाषा है, अपना साहित्य है, अपना धर्म है। और ऐसी विविधता यानी विषमता पृथ्वी की विशेषता है, खासियत है। आगे पढ़ते हैं। परंतु जब से ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण की प्रक्रिया वेग से यानी रफ्तार से आरंभ हुई है, शुरू हुई है, और संपूर्ण विश्व के ये विभिन्न खंड या इकाइयाँ मिलकर एक विश्वग्राम ग्लोबल विलेज बन रहे हैं, तब से ये सवाल उठने लगे हैं कि उन विभेदक यानी अंतर विभाजित रेखाओं और रंगों की प्रासंगिकता कितनी बची रहेगी। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि सबकी अपनी भाषा है, अपनी साहित्य, अपना धर्म है, और ये सब अलग अलग बटे हुए हैं। जब हम ग्लोब पर नज़र डालते हैं तो देखते हैं सबकी अपनी अलग पहचान है। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से शुरू हुई है, तब पूरा विश्व के विभिन्न खंड जो अलग अलग इकाइयों में बटे हुए हैं, सब मिलकर जैसे लग रहा है एक विश्वग्राम ग्लोबल विलेज बना रहे हैं। तब से इस प्रश्न उठने लगे हैं कि वो जो रेखाएं बटी हुई, जो अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग साहित्य के, अलग अलग धर्म के देश हैं और बटे हुए दिखाई देते हैं, वो विशेषता, वो बंटवारा कहाँ तक दिखाई देता है और कितने बचे रहेंगे। आगे हम पढ़ते हैं और जानते हैं। ग्लोबलाइजेशन की इस प्रक्रिया में प्रचंड यानी तीव्र वेग यानी रफ्तार लाने वाले दूरदर्शन जैसे समूह माध्यम उन विभेदक यानी विभाजित रेखाओं को मिटा रहे हैं। दूरदर्शन के चैनल पर भी अभी
तो मैं गुजरात के एक गांव के घर में किसी निरक्षर यानी बिना पढ़े लिखे दंपत्ति यानी पति पत्नी जोड़े के साथ किसी संवाददाता को वार्तालाप यानी बातचीत करते देख रहा हूँ। तभी दूसरे तीसरे या चौथे चैनल पर तो दुनिया के दूसरे कोने में भी पहुँच जाऊँ। फिर डिस्कवरी चैनल पर कोई अनजान भूप्रदेश देखता हूँ। स्टार प्लस या MTV, GTV या वी या ATN की बटन दबे और मेरे सामने पूरी दुनिया मानो मेरे दीवान खाने में समाती जाए। लेखक बता रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, कार्य है, इसमें बहुत तेज गति से बदलाव लाने वाले दूरदर्शन जैसे माध्यम हैं जो विभाजित रेखाओं को मिटा रहे हैं। जो अलग अलग देश हैं उनके अलग अलग पहचान और धीरे धीरे मिटती जा रही है दूरदर्शन के कारण। दूरदर्शन के चैनल पर करें कि अभी मैं देख रहा था गुजरात के गांव के घर में बिना पढ़े लिखे जोड़े के साथ किसी संवाददाता यानी पत्रकार जो होते हैं चैनल वाले, उनको बातचीत करते देख रहा था। तभी दूसरे या तीसरे चैनल पर देखता हूँ दुनिया के दूसरे कोने में भी पहुँच जाता हूँ। फिर डिस्कवरी चैनल पर कोई अनजान जिसे मैं जानता नहीं ऐसे भूमि के प्रदेश को देखता हूँ। स्टार प्लस या MTV, GTV या ATN की बटन दबे और मेरे सामने जैसे लगता है पूरी दुनिया की दुनिया मेरे दीवान खाने में समा गई हो, सारी दुनिया यहीं पे हो। आगे पढ़ते हैं और जानते हैं। इससे कभी कभी नहीं अनेक बार भय यानी डर लगता है कि अब हम किसी एक यूनिवर्सल जैसी दुनिया की तरफ वेग से गति कर रहे हैं। कदाचित एक ही भाषा प्रभावशाली रहेगी, अंग्रेजी। शायद एक ही संस्कृति प्रभावी रहेगी, पाश्चात्य संज्ञा यहाँ अमेरिका यूरोप द्वारा विकसित यानी फैलाए गए संस्कृति निर्देशित करती है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि इससे कभी कभी नहीं अनेक बार डर लगता है कि अब हम किसी एक यूनिवर्सल जैसी दुनिया की तरफ बहुत तेज़ी से गति कर रहे हैं, जा रहे हैं। अब सबका अलग अलग पहचान नहीं होगा, सब एक ही पहचान के से जाने जाएंगे और वही एक ही भाषा लोगों के ऊपर असर डालेगी। वो भी सब लोग क्या बोलेंगे, कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे, अंग्रेजी भाषा का। और एक ही संस्कृति प्रभाव डालेगी सबके ऊपर, पाश्चात्य यानी पश्चिमी संस्कृति। अपना संस्कृति रहेगा ही नहीं, अपनी पहचान रहेगी ही नहीं। और कह रहे हैं कि पाश्चात्य संज्ञा यहाँ किसके लिए बोल रहे हैं, अमेरिका यूरोप द्वारा फैलाए गए विकसित किए गए भाषा संस्कृति के बारे में बोल रहे हैं। और यही सबको निर्देशित करती है, यही भाषा सब प्रयोग करना चाहते हैं, इसी के बताए हुए रास्ते पर सब चलते हैं। आगे पढ़ रहे हैं। फिर चाहे भले न अफगानिस्तान के तालिबान शरीयत के नियमों का अनुसरण यानी पालन कर दो प्रेमियों को पत्थर मार डालने की सज़ा सुनाएं। अंग्रेजी में एक शब्द है ऑनस्लॉट यानी कि जोरदार हमला या आक्रमण। इस ग्लोबलाइजेशन से पाश्चात्य संस्कृति के ऑनस्लॉट में भिन्न भिन्न संस्कृतियों की अपनी पहचान की विभेदक यानी विभाजित रेखाएं लुप्त यानी गायब होती जाएंगी। इसलिए ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर वैश्वीकरण और संस्कृति की बात करना अनिवार्य हो जाती है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि धीरे धीरे लोग सांस्कृतिक भाषा उसकी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। तो ऐसा न हो कि एक दिन हम अपनी पहचान खो दें, हम पूरी दुनिया एक ही भाषा एक ही संस्कृति को अपनाने लगे और वही भाषा वही संस्कृति पूरे देश को निर्देशित करे चलाए। तो यहाँ पे लेखक करें कि फिर चाहे भले न अफगानिस्तान के तालिबान शरीयत के नियमों का पालन करना दो प्रेमियों को पत्थर मार डालने की सज़ा सुनाए। अंग्रेजी में एक ही शब्द होगा उसके लिए ऑनस्लॉट यानी कि जोरदार हमला या आक्रमण। और लेखक करें कि इस ग्लोबलाइजेशन से पश्चिमी संस्कृति के ऑनस्लॉट से अलग अलग संस्कृतियों की अपनी पहचान की जो विभाजित किया गया है और रेखाएं धीरे धीरे बटी हुई हैं, एक दूसरे से अलग उनकी पहचान अपनी संस्कृति है, वो रेखाएं गायब न हो जाएं।
इसलिए ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर, वैश्वीकरण और संस्कृति की बात करना बहुत आवश्यक हो जाती है। आगे पढ़ते हैं। हम अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा कर सकेंगे या फिर ग्लोबलाइजेशन के ऑनस्लोट में चेहरा विहीन यानी खो जाएंगे। ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन यानी वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण जैसे समीकरण को हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकते। लेखक कह रहे हैं कि हम भारतीय अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकेंगे या फिर ग्लोबलाइजेशन यानी जो पश्चिमी संस्कृति भाषा पहनावे में बदलती जा रही है, ऑनस्लोट जैसे भाषा में हम अपने आप को खो देंगे, उसी में विलीन हो जाएंगे। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि धीरे धीरे हम अपनी संस्कृति, अपनी पहचान खोते जा रहे हैं, मॉडर्न बनते जा रहे हैं, यानी कि वेस्टर्नाइजेशन यानी कि विदेशी चीज़ों को अपनाते चले जा रहे हैं। और ऐसे में हम अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी पहनावा, खान पान सब खोते जा रहे हैं। और इस बात को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि हमारा अपना पहचान है, हम अपनी पहचान को बनाए रखें। इसी बात को लेकर लेखक बहुत चिंतित हैं। आगे पढ़ते हैं। माइकल जैक्सन के बॉडम संगीत की धुनों के प्रभाव से रविशंकर का सितार मात्र कुछ संगीतज्ञों के समूह में ही बजता रहेगा। जिन दिनों माइकल जैक्सन अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने आए, उस समय पूरा देश एक प्रकार के संक्रामक जैक्सन बुखार के जिस तरह उन्मत्त यानी मगन हो उठा था, उसे देखकर तो यही लगे हम तेजी से गति कर रहे हैं जो कुछ पश्चिम का है उसकी ओर। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि माइकल जैक्सन के बॉडम संगीत की धुनों के असर से रविशंकर का जो सितार का धुन है मात्र कुछ संगीतज्ञों के समूह दल में ही बजता है, बहुत लोग उसे सुनते नहीं हैं। जिन दिनों माइकल जैक्सन अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने आए थे, दिखाने आए थे, उस समय पूरा देश एक प्रकार के संक्रामक जैक्सन बुखार में जिस तरह मगन हो गया था, उसे देखकर लेखक करें कि ऐसा ही लग रहा है कि हम बहुत तेज गति से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, उसके भाषा को, गीत संगीत को अपना रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। फिर चाहे वह पश्चिमी की भाषा हो, संगीत हो, साहित्य हो, फिल्म हो या परिवेश परिधान हो, क्या पश्चिम प्रगति और संस्कृति की अग्रगामी दिशा है जिसके कारण प्रत्येक बात में हम पश्चिम का अनुसरण कर रहे हैं। यहाँ पे लेखक कर रहे हैं चाहे वह पश्चिमी की भाषा हो, संगीत हो, साहित्य हो, फिल्म हो, पहनावा ओढ़ावा हो, तो कह रहे क्या पश्चिमी प्रगति यानी विकास और संस्कृति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं उस दिशा में जिसके कारण प्रत्येक बात में हम पश्चिम यानी विदेशियों का अनुसरण करते हैं, उनके चीज़ों को अपना रहे हैं, उनके भाषा को अपनाते हैं। अंग्रेजी भाषा बोलना हमें अच्छा लगता है, उनके पहनावे हमें अच्छे लगते हैं, गीत संगीत अच्छे लगते हैं, खान पान अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे हम अपनी जो पहचान खोते जा रहे हैं, उनके चीज़ों को हम अपना रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं। वैसे तो यह प्रक्रिया 19वीं सदी से शुरू हुई, परंतु इस ग्लोबलाइजेशन ने तो उसे असीमित वेग प्रदान किया है। लेखक कर रहे हैं ऐसे तो यह प्रक्रिया जो पश्चिमी अनुसरण लोग कर रहे हैं, उसकी चीज़ों को अपनाने लगे, उसके गीत संगीत को, ये 19वीं सदी से शुरू हुआ है, लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन ने तो उसे असीमित, जिसका सीमा न हो, ऐसे रफ्तार प्रदान कर दे दिए हैं। आगे पढ़ते हैं। हमारी अपेक्षा हमारी युवा पीढ़ी कितनी तेज़ी से बदल रही है। युवा पीढ़ी की क्या बात, दूरदर्शन जैसे दृश्य यानी सीन माध्यमों द्वारा शिशु पीढ़ी उनसे भी तेज़ी से बदल रही है। इस बदलाव की दिशा है पश्चिम, पश्चिम और पश्चिम। लेखक करें कि हमारी अपेक्षा यानी तुलना में हमारी जो युवा पीढ़ी है, नौजवान है, बहुत तेज़ी से बदल रही है। युवा पीढ़ी की बात क्या करें नौजवान क्या, दूरदर्शन जैसे दृश्य के माध्यमों यानी जरियों के द्वारा जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भी पीढ़ी बहुत तेज़ी से बदल रही है, परिवर्तन हो रहा है उनमें। इस परिवर्तन की दिशा है पश्चिम, पश्चिम और पश्चिम देश।
आगे पढ़ते हैं। यह पश्चिम शब्द 3 बार लिख जाने के बाद मानो मैं सावधान हो गया। आज सुबह सुंदर कंठ से गाए हुए नरसिंह मेहता के प्रभातीय सुनकर मैं कैसे विवर्त यानी भंवर में गर्क यानी डूबता होता जा रहा हूँ। मैं बात तो कुछ और करने वाला था, तो फिर यह ग्लोबलाइजेशन और संस्कृति और अपनी भारतीय संस्कृति और इन सब गुत्थियों यानी पहेलियों में क्यों उलझ यानी फंस गया हूँ। लेखक कह रहे हैं कि यह पश्चिम शब्द 3 बार लिख जाने के कारण ऐसा लगता है कि मैं सावधान हो गया हूँ, सतर्क हो गया हूँ। और आज बहुत ही सुंदर गाना गाए नरसिंह मेहता के द्वारा। सुबह सुबह मैं उस गाने को सुनकर जैसे लगता किसी भंवर में डूबता जा रहा हूँ। और कह रहे हैं कि मैं बात कुछ और करने वाला था, फिर इस ग्लोबलाइजेशन और संस्कृति अपनी भारतीय संस्कृति और इन पहेलियों में मैं क्यों उलझता यानी फंसता चला जा रहा हूँ। आगे पढ़ते हैं। यह विचार विवर्त या गुत्थी तो शायद आज के सुबह की नहीं, बहुत समय से है। लेखक कह रहे हैं कि ये जो विचार है कि हमारी संस्कृति हमारी पहचान खोती चली जा रही, सब जैसे लग रहा है एक ही दुनिया में समाया जा रहा है। जो लोगों की अलग अलग पहचान थी, लोग अलग अलग भागों में विभाजित देश है, प्रजा है, उनकी अपनी पहचान अपनी संस्कृति है, सब धीरे धीरे खोता चला जा रहा है। ये पहेली आज की नहीं, बहुत समय की है। आगे पढ़ते हैं। परंतु आज सवेरे उठने के बाद तैयार होकर मेरे पौत्र मौलिक ने मुझसे कहा, दादाजी गुड मॉर्निंग। मैंने प्रत्युत्तर में कहा गुड मॉर्निंग। मौलिक अपनी दादी की ओर मुड़कर बोला, जय श्री कृष्ण दादी। और उसकी दादी ने कहा, जय श्री कृष्ण। लेखक बता रहे हैं कि आज सवेरे उठने के बाद तैयार होकर मेरे पौत्र यानी पुत्र का बेटा मौलिक ने मुझसे दादाजी गुड मॉर्निंग। मैंने भी उसके उत्तर दिए, हाँ गुड मॉर्निंग। मौलिक अपनी दादी की ओर मुड़कर बोला, जय श्री कृष्ण। और उसकी दादी ने भी उससे कहा, जय श्री कृष्ण। आगे पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग और जय श्री कृष्ण ये दोनों अभिवादन तो मौलिक के लगभग दैनिक यानी रोज के कार्यक्रम अनुसार थे, परंतु आज सवेरे इन 2 अभिवादनों के बीच में मेरे चित्त में एक द्वंद्व यानी युद्ध शुरू हो चुका है। और इसी में यह सभ्यता, संस्कृति, ग्लोबलाइजेशन और भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य ऑनस्लॉट आक्रमण के विचार से जो व्यग्रता यानी बेचैनी अनुभव कर रहा हूँ यानी महसूस कर रहा था, वह बाहर निकली और मैंने एक गंभीर चिंतक की भांति यानी तरह एक लंबी भूमिका यानी रोल की शुरुआत की। लेखक कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग और जय श्री कृष्ण ये दोनों अभिवादन मौलिक के रोज के काम के अनुसार थे, लेकिन आज जब सवेरे इन दोनों अभिवादनों के बीच में मेरे मन में एक संघर्ष शुरू हो चुका है इस चीज़ को लेकर। और इसी में यह सभ्यता, संस्कृति, ग्लोबलाइजेशन और भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य ऑनस्लॉट आक्रमण के विचार से व्यग्रता का मैं अनुभव कर रहा हूँ, बेचैनी जैसा अनुभव कर रहा हूँ। और वह बाहर निकली और मैंने एक गंभीर चिंतक की तरह एक लंबी भूमिका की शुरुआत की यानी रोल की शुरुआत की। आगे हम लोग पढ़ते हैं। मेरा तो सीधा प्रश्न था और वह भी अपने आप से था, गुड मॉर्निंग या जय श्री कृष्ण अभी 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और अखिल जगत को विस्मय यानी आश्चर्य से देखने वाले अपने पौत्र मौलिक को मैं चींटी और कबूतर की कहानी सुनाऊं, उसके साथ अक्का बक्का 3 तलक्का का खेल खेलूं या फिर दूरदर्शन के कार्टून की दुनिया में उसे खोया रहने दूं, अथवा किसी पाश्चात्य यानी पश्चिमी संगीत की भारतीय अनुकृति यानी भारत के किए गए कार्यों के जैसे संगीत की धुन पर उसकी लय पर कुशलता यानी निपुणता से नाचते देख उसे शाबाशी दूं। लेखक कह रहे हैं कि मेरा तो सीधा प्रश्न अपने आप से था, गुड मॉर्निंग या जय श्री कृष्ण अभी 5वें वर्ष यानी साल में प्रवेश यानी दाखिल कर रहे और अखिल जगत को आश्चर्य कर देने वाले अपने पौत्र मौलिक को मैं चींटी और कबूतर की कहानी सुनाऊं या उसके साथ अक्का बक्का 3 तलक्का जैसे खेल खेलूं या फिर उसे दूरदर्शन पे जो कार्टून आ रहा है उस कार्टून की दुनिया में उसे
मस्त रहने दूं या किसी पश्चिम संगीत मतलब विदेशी संगीत की भारतीय गानों के ऊपर बनाई गई धुन की लय पर उसे निपुणता से नाचते देख उसे शाबाशी दूं। आगे पढ़ते हैं। हाँ, वह दूरदर्शन पर श्री कृष्ण की श्रेणी भी देखता है और कार्टून श्रेणी भी। अभी तो एकदम शिशु कहलाएगा, परंतु आज बहुत से शिशु समय से भी आगे रहते हैं। उन्हें पता रहता है कि कितने बजे किस चैनल पर कार्टून आता है। लेखक कह रहे कि हाँ, वह दूरदर्शन पर श्री कृष्ण के सीरियल भी देखता है, कार्टून भी देखता है, और अभी वो बहुत छोटा सा बच्चा कहलाएगा, बालक कहलाएगा। परंतु आज बहुत से बच्चे समय से आगे रहते हैं। उन्हें पता रहता है कि कितने बजे किस चैनल पे कौन सा कार्टून आता है। आगे पढ़ते हैं। कभी चिढ़कर यानी झुझलाकर मैं पूछता हूँ, पूरे दिन कार्टून क्या देखता रहता है? वह जो अंग्रेजी में बोलता है वह तेज समझ में आता है? उसने सामने से प्रश्न किया। आपकी समझ में आता है? और फिर उसे देखने में डूब जाता है। कह रहे हैं कि उसे सीरियल कार्टून देखते हुए मैं चिड़चिड़ा कर झुझला कर पूछता हूँ कि तुम पूरे दिन क्या देखता रहता है कार्टून, वो भी अंग्रेजी में बोलता है, तेरी समझ में आता है? तो उसने मेरे सामने से प्रश्न किया कि आपके समझ में आता है, और ये प्रश्न करके वो फिर से कार्टून देखने में डूब जाता है। आगे, देश में लाखों करोड़ों शिशु मौलिक हैं। उनके माँ बाप या दादा दादी को मेरे जैसा ही प्रश्न होता होगा। अभी कुछ दिन पहले मित्र रघुवीर चौधरी के यहाँ अमेरिका निवासी एक मित्र मधुसूदन कापड़िया आए थे। रघुवीर के यहाँ पधारे निरंजन भगत, लाभ शंकर ठाकर, नलिन रावल इत्यादि साहित्यकार मित्र अनेक गुजराती लेखकों की प्रसंग कथाओं में तल्लीन यानी मग्न थे। और तभी रघुवीर का पौत्र मंदार पाठशाला से आया और आने के साथ ही रिमोट कंट्रोल से टीवी खोलकर अपने कमरे में प्रिय श्रेणी देखने लगा। श्री रघुवीर जैसे दादा की विनतियां यानी प्रार्थनाएं भी काम न आई। शिशुचित्त यानी मन पर पड़ा रहा। पाश्चात्य एजेंसियों का यह प्रभाव यानी असर कितना दूरगामी होगा। दूरगामी यानी बहुत दूर तक उसका असर होना। कह रहे हैं लेखक कि देश में लाखों करोड़ों ऐसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनके माँ बाप मौलिक जैसे बच्चे हैं। उनके कहने का मतलब जिनके माँ बाप या दादा दादी मेरे जैसे ही प्रश्न करते होंगे। अभी कुछ दिन पहले मित्र रघुवीर चौधरी के यहाँ अमेरिका निवासी यानी अमेरिका में रहने वाले एक मित्र मधुसूदन कापड़िया आए थे। रघुवीर के यहाँ पधारे निरंजन भगत, लाभ शंकर ठाकर, नलिन रावल और भी साहित्यकार मित्र उनके यहाँ गुजराती लेखकों के प्रसंग कथाओं में मगन थे। तभी रघुवीर का पौत्र मंदार पाठशाला यानी विद्यालय से आया और आने के साथ ही तुरंत वह रिमोट कंट्रोल से टीवी खोलकर अपने कमरे में अपनी मनपसंद चीज़ें देखने लगा। रघुवीर ने उनसे बहुत प्रार्थनाएं की, विनती की, लेकिन उनकी विनती काम नहीं आई, उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ और वो उसी में मगन रहा। और पाश्चात्य यानी पश्चिमी देशों की ये जो कार्टून है और भी दूसरे सीरियल हैं, ये बच्चों पर कितना असर डाला और कितने आगे तक इसका असर रहेगा, इसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। आगे पढ़ते हैं। इसकी कल्पना ही हमें चिंतित बना रही है। मौलिक या मंदार तो मात्र अपने करोड़ों संवेदकों के प्रतिनिधि हैं। इन शिशुओं से लेकर बालकों, किशोरों या युवा उम्र के लड़के लड़कियों की रुचि यानी पसंद ग्लोबलाइजेशन की चल रही प्रक्रिया के बीच गढ़ी जा रही है और इसकी दिशा है विदेशी संस्कृति की ओर। लेखक करें कि बच्चे जिस तरह विदेशी चीज़ों को अपना रहे हैं, विदेशी भाषाओं को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिन खान पान को अपना रहे हैं, उस तरह यही बात चिंता का कारण बन रहा है। और करें मौलिक मंदार तो मात्र जो उनके जैसे करोड़ों बच्चे हैं उनका एक उदाहरण है।
इन बच्चों से लेकर बालकों, किशोरों या युवा उम्र के लड़के लड़कियों की जो पसंद है ग्लोबलाइजेशन की चल रही प्रक्रिया के बीच गढ़ी जा रही है और इसकी दिशा है विदेशी संस्कृति की ओर। आगे पढ़ते हैं। किंतु फिर कोई कहेगा कि एक बार ग्लोबलाइजेशन हो जाए फिर देश क्या और विदेश क्या। मेरी व्यग्रता का कारण यही प्रश्न है, देश क्या और विदेश क्या। क्योंकि देश देश है, किंतु वह अपनी अलग अस्मिता यानी पहचान के साथ बचा रहेगा क्या। लेखक कह रहे हैं कि फिर कोई कहेगा कि एक बार ग्लोबलाइजेशन हो जाए यानी सब एक में सम्मिलित हो जाएं, मिल जाए, तो फिर देश और विदेश में क्या अंतर रह जाएगा। कवि लेखक यहाँ कह रहे हैं कि मेरी व्यग्रता, मेरी बेचैनी का यही कारण है, यही प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ कि देश क्या और विदेश क्या। अगर सब लोग इसी तरह एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे, अपनी पहचान, अपना खान पान, अपना वेशभूषा सब भूल जाएंगे, विदेशी अपनाने लगेंगे, तो एक दिन सब एक में मिल जाएंगे, तो वो देश और विदेश में अंतर क्या रह जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? अपनी पहचान, अपनी संस्कृति क्या देश बचा सकता है? इसी बात की चिंता लेकर लेखक ने इस पाठ को लिखा है कि हमें विदेशी चीज़ों को कम से कम अपनाना चाहिए, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना पहचान हमें खोना नहीं चाहिए। बच्चों, यह पाठ समाप्त हुआ। ये सेमेस्टर 1 का लास्ट चैप्टर था। वीडियो को आप लोग अच्छे से सुनिएगा ध्यान से, और लेसन जो भी दिया जाता है आप लोग उसको पूरा करके रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।